इतिहास में कुछ अध्याय ऐसे हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि चेतावनियां होती हैं। आज हम एक ऐसे ही दौर की बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा और इंसानियत की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए साल 1945 में चलते हैं। सोचिए, एक 11 साल का लड़का है हेलमुट। वो अपने बिस्तर पे लेटा है और उसे अपने माता पिता की कुछ दबी दबी सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो किसी बहुत ही गंभीर, बहुत ही डरावनी बात पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता, जो एक डॉक्टर और हिटलर के कट्टर समर्थक थे, अपनी पत्नी से कह रहे थे, अब हमारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा हमने यहूदियों के साथ किया। उनके शब्दों में एक गहरा डर था, एक ऐसी दहशत जिसे हेलमुट महसूस कर सकता था। और फिर अगले ही दिन हेलमुट के पिता ने अपने ऑफिस में खुद को गोली मार ली। तो सवाल ये है कि आखिर हेलमुट के पिता, एक नाजी अधिकारी, इतने डरे हुए क्यों थे? उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? ये सवाल ही हमें नाजी जर्मनी के उस काले दौर के दिल में ले जाएगा और दिखाएगा कि कैसे एक पूरा देश तबाही के रास्ते पर चल पड़ा। हेलमेट की कहानी तो एक परिवार की है, लेकिन इसकी जड़ें एक पूरे देश के संकट में थी। तो चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, पहले विश्व युद्ध के बाद के जर्मनी में। तो पहले विश्व युद्ध में जर्मनी हार चुका था और इसी हार के बाद जर्मनी में एक नई डेमोक्रेटिक सरकार बनी। इसका नाम था वाइमर रिपब्लिक। पर ये शुरुआत सच कहें तो बहुत कमजोर थी। एक हारे हुए देश की राख पर बनी थी आखिर। और इस कमजोर शुरुआत को एक और बड़ा झटका लगा वर्साई की संधि से। ये एक बहुत ही अपमानजनक संधि थी जो जीतने वाले देशों ने जर्मनी पर थोप दी थी। सोचिए, जर्मनी ने अपना 13% इलाका खो दिया, 75% लोहा, 26% कोयला, सब चला गया। सेना खत्म कर दी गई और ऊपर से 6 अरब पाउंड का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया। इस अपमान का ठीकरा लोगों ने नई सरकार यानी वाइमर रिपब्लिक पर फोड़ा। अब हालात और भी बिगड़ने वाले थे। सरकार ने जुर्माना चुकाने के लिए धड़ाधड़ नोट छापने शुरू कर दिए और नतीजा हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब जब बाजार में कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है ना। बस पैसों के साथ भी ठीक यही हुआ। जर्मनी की करेंसी मार्क की कीमत इतनी गिरी कि वो कागज के टुकड़ों जैसी हो गई। हालत कितनी खराब थी इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 9,88,60,000। ये वो कीमत थी जो आपको एक अमेरिकी डॉलर के लिए चुकानी पड़ती। हालत ये हो गई थी कि लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए ठेले में नोट भरकर ले जाने पड़ते थे। जाहिर है, देश की इकोनॉमी और सरकार पर लोगों का भरोसा दोनों खत्म हो चुके थे। और जब लग रहा था कि इससे बुरा क्या होगा, तभी 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया। इस ग्रेट डिप्रेशन ने जर्मनी को एक और जबरदस्त झटका दिया। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, 60 लाख लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर आ गए। ऐसे में लोग एक मसीहा को ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सके। और इसी निराशा और गुस्से से भरे माहौल में एक आवाज उभरी। एक ऐसा आदमी सामने आया जिसने लोगों को उम्मीद दिखाई, और उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। नाजी पार्टी का उदय सच में हैरान करने वाला था। देखिए, 1928 में इन्हें सिर्फ 2.6% वोट मिले थे, मतलब कोई जानता भी नहीं था। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 1932 आते आते ये जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, 37% वोटों के साथ। तो हिटलर ने ऐसा क्या किया? वो एक कमाल का स्पीकर था। उसने टूटे हुए लोगों से वही वादे किए जो वो सुनना चाहते थे। नौकरियां, एक मजबूत देश, वर्साई के अपमान का बदला। उसने हर समस्या का एक आसान सा समाधान पेश किया और उसकी बातों ने निराश लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 30 जनवरी 1933, जब राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब हिटलर के हाथ में कानूनी तौर पर ताकत आ गई थी और यहीं से लोकतंत्र के खत्म होने की शुरुआत हुई। सत्ता हाथ में आते ही हिटलर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने बहुत तेजी से लोकतंत्र को खत्म करना शुरू किया और एक तानाशाही राज की नींव रखी। एक ऐसा राज जो एक बहुत ही खतरनाक सोच पर आधारित था। देखिए, उसने ये कैसे किया। पहले संसद में एक आग लगी और इसका बहाना बनाकर फायर डिक्री लाया गया। इससे लोगों के बोलने, लिखने, सारे अधिकार छीन लिए गए। फिर आया एनेबलिंग एक्ट, जिसने हिटलर को सारी ताकतें दे दी। वो संसद के बिना ही कानून बना सकता था। इसके बाद एक एक करके सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बैन कर दिया गया और विरोध करने वालों के लिए थी गेस्टापो और एसएस।
तो नाजियों की ये खतरनाक सोच आखिर थी क्या? ये एक नस्ली सोच थी। उनका मानना था कि जर्मन आर्य नस्ल दुनिया में सबसे ऊपर है और बाकी सब उनसे नीचे हैं। और इस सोच में उनका सबसे बड़ा दुश्मन थे यहूदी। यही नफरत उनके हर काम की जड़ थी। यहूदियों पर जो जुल्म हुआ वो अचानक नहीं हुआ। ये एक सोची समझी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग थी। पहला कदम, उन्हें समाज से बाहर करना। कानूनों के जरिए उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। दूसरा कदम, उन्हें घेटों यानी तंग बस्तियों में कैद करना। और फिर आखिरी और सबसे भयानक कदम, फाइनल सॉल्यूशन के नाम पर गैस चैम्बरों में उनकी सुनियोजित तरीके से हत्या। इस नरसंहार को हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। और सिर्फ यहूदी ही नहीं, उनके साथ लाखों और लोग भी थे, जिप्सी, पोलैंड के लोग और वो सभी जिन्हें नाजी अयोग्य समझते थे। युद्ध खत्म हुआ, हिटलर हारा, लेकिन ये अपने पीछे कुछ ऐसे सबक छोड़ गया जिन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। तो चलिए वापस चलते हैं हमारी पहली कहानी पर, हेलमुट के पिता पर। वो क्यों डरे हुए थे? क्योंकि वो सिर्फ एक नाजी समर्थक नहीं थे, वो एक डॉक्टर थे और वो यूथेनेशिया प्रोग्राम में शामिल थे। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें नाजी सरकार हजारों जर्मन लोगों को, जिन्हें वो दिमागी या शारीरिक तौर पर कमजोर मानते थे, मार देती थी। वो जानते थे कि उन्होंने क्या गुनाह किए हैं और अब उन्हें सजा का डर था। पादरी मार्टिन निमोलर के शब्द इस पूरे दौर का सार बताते हैं। पहले वे कम्युनिस्टों के लिए आए और मैंने कुछ नहीं कहा, फिर वे यहूदियों के लिए आए और मैंने कुछ नहीं कहा, फिर वे मेरे लिए आए और मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा था। उनकी ये बात हमें याद दिलाती है कि जब अन्याय हो रहा हो तो चुप रहना कितना खतरनाक हो सकता है। हमारी खामोशी ही जुल्म करने वालों का रास्ता आसान बना देती है। तो आखिर हमें सबसे क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि जब डर और आर्थिक तंगी के माहौल में नफरत को पनपने दिया जाता है, जब अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती, तो एक समाज तबाही की तरफ बढ़ जाता है। और ये इतिहास हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम आज इन चेतावनियों को सुन रहे हैं?